हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, जिसे हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जानते हैं। यदि आप इसकी डेफिनेशन, डायग्राम, कंपोनेंट एंड वर्किंग समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो जैसा कि सामने आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश और हिंदी में। नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जिसको मैं बड़ा करके समझाऊंगा, जिससे आप इसको नोट कर सकें और अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है इससे मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। अब सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, जो लास्ट का वर्ड है रेफ्रिजरेटर, इसका यूज और इसको सभी लोग जानते हैं। इसका यूज कहां पर करते हैं हम? किसी बॉडी या किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए, मतलब उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो बीच का वर्ड है इलेक्ट्रोलक्स, इसको समझना जरूरी है कि ये वर्ड कहां से लिया गया। इस रेफ्रिजरेटर को बनाने वाली जो कंपनी है, इस रेफ्रिजरेटर को बनाने वाली जो कंपनी है, उसने अपने ही नाम का उपयोग किया है इसका नामांकरण में। तो क्या किया है इसने? इस कंपनी ने, जो कंपनी इस रेफ्रिजरेटर को बनाती है, उसने अपने ही नाम पर इस रेफ्रिजरेटर का नाम रख दिया है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। तो आपका इसको जो नाम है इसका मतलब क्या होता है और इसका नाम इलेक्ट्रोलक्स क्यों रखा गया है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको बनाने का पर्पज क्या है तो उसको आप ध्यान से सुनने। इसको बनाने का पर्पज है, जो हम इसमें पंप यूज करते हैं, आपने जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा होगा उसमें देखा होगा हम क्या करते हैं, एक पंप का यूज करते हैं। उस पंप की वजह से उसमें क्या होती है, आवाज होती है, नॉइज होता है, शोर होता है। तो उसको हटाने के लिए, जिससे रेफ्रिजरेटर को नॉइजलेस या बिना शोर करने वाला बनाया जा सके, इस रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया गया। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर उस पंप को हटा दिया गया है, जिससे इस रेफ्रिजरेटर को नॉइजलेस बनाया गया। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन फिर से आता है कि इस रेफ्रिजरेटर में ऐसा क्या किया गया है कि पंप को आसानी से हटा दिया गया। तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने 3 फ्लूइड यूज किए। कितने यूज किए? 3 फ्लूइड यूज किए। इसलिए इस रेफ्रिजरेटर को 3 फ्लूइड्स सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन अब ये 3 फ्लूइड्स कौन कौन से यूज किए यह भी जानना जरूरी है। तो इसमें यूज किया गया है अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन। कौन से? अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। अमोनिया यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है अमोनिया, जो क्या करता है, किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए या उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए काम आता है। कौन सा? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या यूज किया गया यहाँ पर? अमोनिया के रूप में। दूसरा वर्ड है वाटर, या दूसरा फ्लूइड है वाटर। वाटर का यूज यहाँ पर क्यों किया गया है? वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है। क्या है? वाटर एक सॉल्वेंट है, जिसमें अमोनिया आसानी से घुल जाती है या अमोनिया आसानी से मिक्स हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा वाटर का यूज यहाँ पर किस लिए किया गया? सॉल्वेंट के रूप में, अमोनिया को घोलने के लिए या एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। तीसरा यहाँ पर जो फ्लूइड्स है वह क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज करने का पर्पज होता है, जो हमारा एवोपरेशन रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए। एवोपरेशन रेट का मतलब होता है जो हमारी बाष्पीकरण होती है, बाष्पीकरण में बदलने की जो क्षमता होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, जिसे बोलते हैं एवोपरेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जो हाइड्रोजन होती है वह हल्की गैस होती है। कैसी होती है? हल्की गैस होती है या हल्का फ्लूइड्स होता है। वह क्या होता है, जो हमारा अमोनिया और वाटर है उसमें सोल्यूबल नहीं होता है। कैसा होता है? इनसोल्यूबल होता है। और जो हमारा वाटर और अमोनिया का सॉल्यूशन है उसमें घुलता नहीं है और उससे हमेशा सेपरेट रहता है, अलग रहता है। तो तीनों ही फ्लूइड्स का यूज आपको समझ में आ गया होगा किस लिए यूज करते हैं। तो ये डेफिनेशन में भी पढ़कर आप समझ सकते हैं। अब हमारा डायरेक्ट कहाँ चलेंगे? इस डायग्राम को समझने, इसमें हर एक कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसकी वर्किंग को समझाऊंगा। तो चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर।
अब आप देख सकते हैं डायग्राम को मैंने बड़ा कर दिया और सभी कंपोनेंट आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेटर की। यहाँ पर जनरेटर लिखा दिख रहा होगा, ये जनरेटर बना हुआ है जिसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन। NH3 और H2O के सॉल्यूशन का यहाँ पर क्या किया जाता है, तो जनरेटर के थ्रू हम करते हैं इस सॉल्यूशन को गर्म और इस सॉल्यूशन को किसमें, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। वेपर में ऐसे बोलते हैं वाष्प, क्या करते हैं वेपर में कन्वर्ट करते हैं इस जनरेटर के थ्रू। और इसमें हम क्या करते हैं, गैस या स्टीम का यूज करते हैं इसको गर्म करने के लिए। तो जनरेटर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। आगे लगाया रेक्टिफायर, क्या लगा हुआ है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यहाँ पर यूज किया गया है। ये क्या करता है, जो भी हमारा यहाँ पर NH3 H2O का सॉल्यूशन जो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद रेक्टिफायर के अंदर जाता है, तो जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं और जो हमारी अमोनिया की वेपर होती है, उन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। मतलब वाटर को फिर से, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसको फिर से कहाँ, इस जनरेटर के अंदर भेज देता है, जबकि जो हमारी अमोनिया की वेपर होती है उसको आगे कंडेंसर के अंदर भेज देता है। ये होता है रेक्टिफायर का काम। समझ में आएगा, वाटर और अमोनिया की जो वेपर है उसको सेपरेट करने का काम करता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट लगा हुआ है कंडेंसर। कंडेंसर का काम है कंडेंस करना, मतलब जो हमारा अमोनिया वेपर फॉर्म में होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो कंडेंसर का भी यूज आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी वेपर फॉर्म में अमोनिया थी उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है कंडेंसर। आगे लगा हुआ है यहाँ पर एवोपरेटर। क्या होता है एवोपरेटर, एवोपरेटर मेन कंपोनेंट है जिसके आसपास की वस्तुएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं इसके थ्रू। आसपास की वस्तुएं जो भी रखी रहती हैं उसकी हीट को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए उन वस्तुओं का टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है और वह ठंडी होने लगती है। इसके एवोपरेटर से कनेक्ट क्या क्या रहता है, ये एब्जर्वर कनेक्ट रहता है, ऊपर से कंडेंसर कनेक्ट रहता है। तो कंडेंसर की जो लिक्विड फॉर्म में अमोनिया किसके अंदर आती है, एवोपरेटर के अंदर आती है। एवोपरेटर में एक साइकिल होती है, इसको क्या होता है, इसके अंदर जो अमोनिया वेपर के रूप में आती है, जो सॉरी लिक्विड के रूप में आती है, वह क्या करती है, आप आसपास की हीट को एब्जर्व करती है और उसके एवोपरेशन को रेट को या उसकी हीट को और एब्स्ट्रैक्ट करने की या एब्जर्व करने की क्षमता को कौन बढ़ाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ाता है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन क्या होता है, एब्जर्वर के अंदर रहती है, यहाँ से एवोपरेटर, एवोपरेटर से एब्जर्वर, इस तरह साइकिल चलती रहती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जब इसके अंदर जाता है एवोपरेटर के अंदर, तो एवोपरेटर की जो हमारी वाष्पीकरण की क्षमता है या फिर एवोपोरेशन रेट है उसको इंक्रीज कर देती है। कैसे इंक्रीज करेगी अभी मैं जब वर्किंग समझाऊंगा उस टाइम समझाऊंगा। आगे लगा हुआ है एब्जर्वर। एब्जर्वर के अंदर ऑलरेडी NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन होता है, तो इसके अंदर जो NH3 वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाती है वह भी इसी के अंदर आती है। उससे क्या होता है, जो NH3 स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के रूप में बन जाता है, क्योंकि NH3 बाहर से भी आती है और इसके अंदर भी ऑलरेडी उपस्थित रहती है। और इसके अंदर हाइड्रोजन भी रहता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हल्की गैस होती है और जो NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं रहती, वो घुलती नहीं है, तो जी ऊपर साइड की ओर जम जाती है H2O, ऊपर साइड चली जाती है और नीचे क्या रहता है, NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन। आगे लगा हुआ हीट एक्सचेंजर। ये क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करने की काम करता है। हीट को एक्सचेंज के मतलब यहाँ से जो सॉल्यूशन जाता है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है हीट एक्सचेंजर। इस तरह यहाँ से जो वीक सॉल्यूशन होता है वह भी किसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं, हम हीट एक्सचेंजर के अंदर करते हैं, इसका वीक सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है हीट एक्सचेंजर। इसके बाद इसको जब हमारी सॉल्यूशन है वह गर्म हो जाता है या कह सकते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर उस सॉल्यूशन को भेजा जाता है जनरेटर के अंदर, जिससे इस गैस के थ्रू जल्दी से इसको वेपर में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये हमारे कंपोनेंट थे, इसको मैंने समझाने की कोशिश की। अब वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन। जनरेटर से मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है, NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन, जिसको हम गैस या स्टीम के थ्रू गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है वेपर में। वेपर में जैसे दोनों कन्वर्ट होते हैं तो आगे इस पाइप के थ्रू कहाँ जाते हैं, रेक्टिफायर में। यहाँ पर लिखा हुआ है NH3 वेपर प्लस H2O वेपर, दोनों की वेपर कहाँ जाती है, रेक्टिफायर के अंदर जाती है। रेक्टिफायर क्या करता है, यहाँ पर जो हमारे वाटर की वेपर है और जो हमारी NH3 की वेपर है, इन दोनों को अलग अलग कर देता है, मतलब सेपरेट कर देता है। तो वाटर की जो वेपर है उनको नीचे की ओर हमारे इस पाइप के थ्रू भेज देता है, और जो हमारी NH3 की वेपर है, प्योर NH3 की वेपर को आगे कंडेंसर के अंदर भेज देता है। मतलब दो पाइप लगी है, NH3 की वेपर को कंडेंसर के अंदर भेजता है और जो हमारी H2O की वाटर की वेपर है उसको
फिर से जो हमारा जनरेटर लगा हुआ है उसके अंदर भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आया जनरेटर के अंदर भेज देता है। फिर इसके बाद जो हमारी प्योर वेपर है NH3 की, जो अमोनिया की, कहाँ जाती है? कंडेंसर के अंदर जाती है। तो कंडेंसर के अंदर जैसे ही मूव होती है तो कंडेंसर क्या करता है? इसके फेस को चेंज कर देता है। फेस चेंज का मतलब होता है NH3 की जो वाष्प रूप में था उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही NH3 यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है? उसका फेस चेंज हो जाता है। लेकिन याद रखें उसके टेम्परेचर और प्रेशर कम नहीं होता। कंडेंसर के अंदर उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो मीडियम यूज किया जाता है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वाटर या फिर एयर का यूज किया जाता है। जो हीट यूज होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। अब जब लिक्विड में NH3 कन्वर्ट हो जाती है, क्या NH3 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वह कहाँ जाती है? एवोपरेटर के अंदर जाती है। लेकिन ये कैसी होती है? लिक्विड के अंदर जाती है एवोपरेटर के अंदर। ठीक है, वह कैसी होती है? टेम्परेचर उसका कम होता है, मतलब जो इसके आसपास की वस्तुएं एवोपरेटर की उससे टेम्परेचर कम होता है, जिससे कि जो NH3 का लिक्विड है वह हीट को क्या कर सके? अपनी ओर एक्सट्रैक्ट कर सके या फिर एब्जॉर्ब कर सके। तो जैसे ही लिक्विड का NH3 जो लिक्विड फॉर्म में होता है NH3 या फिर अमोनिया, वो कहाँ आता है? एवोपरेटर के अंदर आता है। एवोपरेटर के अंदर आता है तो क्या होता है? इसके अंदर वह जो आसपास की वस्तुएं हैं उससे हीट को एब्जर्व करता है और उसके एब्जर्व की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या एवोपरेशन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? जो एब्जर्वर लगा हुआ है यहाँ से हाइड्रोजन को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम कनेक्शन किसका कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस का कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाती है इसके अंदर, किसके अंदर? एवोपरेटर के अंदर। तो जो हमारा लिक्विड फॉर्म में NH3 था उसके एवोपरेशन रेट को बढ़ा देती है। एवोपरेशन रेट को बढ़ाएगी तो और तेजी से क्या करता है? जो इसके आसपास की वस्तुएं उनकी हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके टेम्परेचर को तेजी से कम करता है। तो जो हाइड्रोजन इसके अंदर आई, इसके अंदर क्या है? लिक्विड फॉर्म में अमोनिया भी है। तो उसका जो हमारा लिक्विड फॉर्म में अमोनिया है वह आसपास की वस्तुओं की हीट को एब्जर्व करता है, तो वह धीमे धीमे किस में कन्वर्ट होने लगता है? वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि वह आसपास की हीट को एब्जर्व कर रहा है, उसके टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब अमोनिया के लिक्विड फॉर्म में था उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो वह किस में? वेपर में कन्वर्ट होने लगा। तो यहाँ से H2O गैस प्लस जो हमारा लिक्विड फॉर्म में अमोनिया था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फॉर्म में। तो वेपर फॉर्म में अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होती, मतलब एक दूसरे में घुलती नहीं, लेकिन दोनों इस पाइप के थ्रू आगे सीधा कहाँ जाती हैं? इस एब्जर्वर के अंदर जाती हैं। तो इस एब्जर्वर के अंदर जैसे ही जाती हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन था और ये NH3 और इसमें जाकर चली जाती है। तो NH3 की मात्रा इसके अंदर बढ़ जाती है, तो NH3 क्या हो जाता है? एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है NH3 प्लस H2O का। लेकिन जो इसके साथ हाइड्रोजन आती है वह इसमें घुलती नहीं है, वह कहाँ? फिर से ऊपर की ओर चली जाती है और ऊपर की ओर जाके फिर से इस पाइप के थ्रू एवोपरेटर के अंदर जाती है। तो इस तरह पूरा H2O गैस का सर्कुलेशन होता रहता है, एब्जर्वर से एवोपरेटर, एवोपरेटर से एब्जर्वर। लेकिन इस सॉल्यूशन NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन है वह क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है और इस पाइप के थ्रू, जो नीचे वाला पाइप है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहाँ जाता है? हीट एक्सचेंजर के अंदर। हीट एक्सचेंजर के अंदर जाता है। इसके अलावा जो यहाँ से जो हमारा NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन है इसमें भी कुछ वीक सॉल्यूशन होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है, वह भी कहाँ आता है? इस हीट एक्सचेंजर की एरो दिखाएं, इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू, इस पाइप के थ्रू इसी हीट एक्सचेंजर के अंदर आ जाता है और सीधा कहाँ जाता है? इस NH3 प्लस H2O के सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है वह नीचे वाली पाइप के थ्रू आता है और जो हमारा जनरेटर है उसमें से जो वीक सॉल्यूशन होता है वह हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसी के ऑब्जर्वर के अंदर जाता है। तो पूरा कंप्लीट जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनता है वह नीचे वाले पाइप से हीट एक्सचेंजर के थ्रू गुजरता है और हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है? इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाता है हीट एक्सचेंजर के थ्रू। इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जो हमारा हॉट स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, क्योंकि उसका टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर के अंदर इंक्रीज हो जाता है, तो जो हॉट स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनता हुआ फिर से कहाँ जाता है? जनरेटर में जाता है। तो इसकी इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाती है। इफिशियंसी कैसे इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर गैस और जो हमारी स्टीम है जिससे हम इसको गर्म करते हैं उसको कम काम करना पड़ता है, कम बर्न होती है, क्योंकि ऑलरेडी हॉट सॉल्यूशन इसके अंदर आता है और इसके अंदर फिर से ये वेपर में कन्वर्ट होता है। रेक्टिफायर, कंडेंसर, एवापोरेटर, एब्जॉर्बर, इस तरह ये पूरी साइकिल कंप्लीट बार बार चलती रहती है और हमारी जो भी वस्तु है और जिसे हम ठंडा करना चाहते हैं, जो भी हमारी रेफ्रिजरेटर में रखी रहती है वह ठंडी होती रहती है।
तो ये थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हमने वीडियो समझाने की कोशिश की। यदि आपको पसंद आता वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।